जोहार बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट 2024 में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिक्स क्रैश चल रहा है और फिजिक्स क्रैश कोर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में 2024 के परीक्षा में आने का पूरा संभावना है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप सब अंत तक इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें, ताकि आप अपने परीक्षा में, अपने एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट के एनुअल एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस, बढ़िया मार्क्स ला सकें। और हाँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि ये सारे वीडियो, ये सारे क्वेश्चंस फिजिक्स क्रैश कोर्स का सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो रेसिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है किसी भी कंडक्टर का। यही अगर क्वेश्चंस में सेमी कंडक्टर होगा तो इसका आंसर डिक्रीजेज होगा। तो मैं ऐसा क्यों होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशंस करने लगता है। और रैंडम मोशंस जब करता है, जैसे मान लिया जाए ये कंडक्टर है बच्चों, और कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें जैसे ही हीट बढ़ाते हैं तो ये रैंडम मोशन से ऐसे करना चालू हो जाता है, इधर से उधर घूमना चालू, जिसके वजह से एक दूसरे में कॉलिजन होता है और कॉलिजन होने से इसका कंडक्टिविटी जो होता है घट जाता है। और ये एक सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से करंट हमको नहीं मिलता है और रेसिस्टिविटी इसका बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। यही वजह है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस ऑफ ये कंडक्टर इंक्रीज होता है, वो भी लीनियरली, इंक्रीजेज लीनियरली। बट यहाँ ऑप्शन में कहीं लीनियरली का बात नहीं किया, इसलिए इंक्रीजेज है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2। क्वेश्चंस नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, ये गौर से आप समझें। क्वेश्चंस नंबर 2 कह रहा है किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज या डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। मतलब किरचॉफ्स जो पॉइंट रूल है वो कंसीक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। किसका? एनर्जी का, लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, चार्ज का। तो किरचॉफ्स पॉइंट रूल, जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, लॉ ऑफ करंट भी कहते हैं, तो वो चार्ज का कंजर्वेशन होता है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है किरचॉफ्स पॉइंट रूल। ऐसा क्यों? क्योंकि किरचॉफ्स पॉइंट रूल ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मीटिंग पॉइंट पे, किसी पे जंक्शन पे ऑल करेंट्स का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो करंट का जब सम 0 होगा तो हम लोग करंट का अगर लिखेंगे तो dq/dt लिख सकते हैं बच्चों, और dq/dt क्या हो जाएगा? 0। तो dq/dt 0 होने का मतलब ये हुआ कि चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ज कांस्टेंट होगा तभी q का डिफरेंशिएशन 0 देगा, और यही वजह है कि चार्ज को क्या बोलेंगे? कंजर्व बोलेंगे। चार्ज यहाँ कंजर्व बोलेंगे। किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज या डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बच्चों डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज
इट्स कंडक्टिविटी। अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी इसका घट जाएगा। और रेसिस्टेंस जो बढ़ता है लीनियरली, तो रेसिस्टिविटी इसका घटेगा लीनियरली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजेज लीनियरली, क्योंकि रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे डिक्रीजेज लीनियरली। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 4, इफ द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज, पोटेंशियोमीटर वायर का इंक्रीज अगर कर देंगे लेंथ, तो बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड, जो बैलेंस पॉइंट मिलता है पोटेंशियोमीटर का वो क्या होगा, तो इसका बैलेंस पॉइंट बच्चों इसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, लार्ज लेंथ क्यों होगा, बी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज करेंगे तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाता है। जब हम लोग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर का लेंथ हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स होता है, डी एक्स अगर आपका इंक्रीज होगा तो ई जो है ना यहाँ पे घटता है, तो दैट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वैल्यू होगा, ये जिसको हम लोग ई को पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ई है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होने से फाइनली ई जो होता है, ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल पे होता है, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, तो ई आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ई आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो ई जो है ना आपका बढ़ेगा बच्चों। ई आपका ई जो है ई बढ़ेगा तो यल भी बढ़ेगा, लेंथ भी इसका बढ़ जाएगा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल होता है बच्चों। तो यही वजह है कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो घटने से लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, लार्ज लेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, मतलब अभी जस्ट पढ़ा, इसका मीटिंग जब होगा करंट पे तो वो इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग किसी एक पॉइंट पे होगा तो जीरो होगा बच्चों, जीरो। तो अभी बताया कि किरचॉफ्स पॉइंट रूल, किरचॉफ्स पॉइंट रूल क्या बोलता है, करंट का जो सम होगा इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये वायर कैरीज ए करंट 1 माइक्रो एम्पियर इफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then the number of electron flowing from per second through the wire। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, करंट दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं I बराबर क्यू बाई टी होता है, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू टी। जब Q बराबर I इंटू टी लिखेंगे तो I का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टी, 1 सेकेंड के लिए बोल रहा है तो 1, तो आपका चार्ज जो निकल गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो क्वांटाइजेशन लॉ क्या कहता है, Q बराबर यानी, इसलिए N बराबर हम लिख सकते हैं Q बाई ई। Q जो हमारा वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और E का जो वैल्यू होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो फाइनली वैल्यू ये आएगा और आंसर आपका हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel, equivalent EMF of the combination is। तो 2 इस सेल को हम लोग जब हम लोग पैरेलल हम लोग कर देंगे कनेक्ट, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, 2 सेल E1 एंड E2 बोल रहा है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे आएगा।
जैसे कि आपको पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है V बराबर E1 माइनस I1 इंटू R1, तो I1 का वैल्यू दिस हो जाएगा। सिमिलरली I2 का वैल्यू ये हो जाएगा। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो करंट का बराबर लिखते हैं I बराबर I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू हमने पुट किया और I2 का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब देख सकते हैं कि I का वैल्यू यहाँ पे E के जगह पे इतना आ रहा है और R के जगह पे इतना आ रहा है, तो E जो होगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 इंटू R2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, कितना होगा, 1 किलो वाट। किलो वाट आवर जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है, तो 1 किलो में 10 का पावर 3 होता है, W वाट होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 गुने 10 का पावर 5 वाट सेकेंड, और 1 वाट सेकेंड जूल के बराबर होता है। तो इसलिए 3.6 गुने 10 का पावर 6 मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आंसर करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ये। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ये कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो इसका जो होता है रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, J बराबर सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इंटू ई होता है। अब अगर चाहेंगे तो इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए करंट डेंसिटी जो होता है करंट पर यूनिट एरिया, और करंट बराबर होता है V बाय आर, तो I के जगह पे हमने रखा V बाय आर और इंटू ये बच गया। तो अब देखो ऊपर नीचे यहाँ पे L से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो जैसे ही L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V बाई L बन जाएगा और L बाय आर ये हो जाएगा। तो V बाई L जो होता है E के बराबर मैंने लिख दिया, और L बाय आर ये के जगह पे रो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आर ये बाई L जो होता है रो, लेकिन इसका उल्टा है, तो इसलिए इसको रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, इसलिए मैंने सिग्मा लिखा। तो J बराबर सिग्मा इंटू ई हो जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो J वेक्टर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जिसको हम लोग कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन। तो आप ये देख रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, और जहाँ भी आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सारे बातें को समझते जाएं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के साथ, अगर आप समझते हैं क्वेश्चन समझने के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आपको ये फ़ायदा करेगा कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आसानी पूर्वक बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ, 2 कॉपर्स वायर ऑफ लेंथ जो दिया हुआ है L and 2L have radii R and 2R respectively, the ratio of their specific resistance। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का सबसे पहले आपको जानना चाहिए। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग R जो अगर पढ़ेंगे तो रो L बाई ये होता है। रो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, और रेसिस्टिविटी जो होता है ओनली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कि वो किस तरह का मटेरियल पे बना हुआ है। अगर इसका मटेरियल एक ही तरह का है और इसमें हम बदलाव कर रहे हैं L 2L R 2R, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मटेरियल वही है। तो मटेरियल वही है तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वही होगा, इसलिए दोनों का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम होगा, तो 1:1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, these parts are then connected in parallel with each other, the equivalent resistance of the combination is। कह रहा है कि आपको एक तार लीजिए, उस तार को n इक्वल भागों में कट कर दीजिए, जिसका रेसिस्टेंस टोटल R है। अगर एक रेसिस्टेंस है, जिसका एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है R, उसको n इक्वल भागों में कट करना है। जैसे बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे, लेंथ जितना बड़ा होगा उतना रेसिस्टेंस। जैसे एक तार है, उसको हम मान लो 2 भागों में कट करते हैं और इसका रेसिस्टेंस R है,
तो उसका रेसिस्टेंस अगर R है और दो भागों में कट करेंगे तो इक्वली दो भागों में कट करेंगे, तो इसके पास जो रेसिस्टेंस आएगा वो R/2 आएगा और इसके पास जो रेसिस्टेंस आएगा वो R/2 आएगा। दो कट किया तो R/2। तीन कट करेंगे तो तीन बार में जाएगा R/3। चार कट करेंगे इक्वली तो R/4 लिखेंगे। इसी तरह से n कट करेंगे तो R/n हो जाएगा, R/n डॉट n तक चलेगा इसको n। तो एक जो कट होगा, एक भाग का जो रेसिस्टेंस आएगा वो R/n आएगा बच्चों। एक भाग का जो रेसिस्टेंस हमारा आ रहा है वो R/n आ रहा है। तो इस R/n को हम लोग फिर से पैरेलली कनेक्ट कर देना है। जब हम इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला 1/Req 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/R1 Rn तक चलेंगे। R1 के जगह पे रखेंगे R/n, फिर लिखेंगे R/n, फिर लिखेंगे R/n। यहाँ पे R/n जब रखते जाएंगे तो कहाँ तक चलना है, n तक। तो n/R/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे n/R/n हो जाएगा। R/n, R जो है ऊपर आ जाएगा और n इंटू n हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो R/n² हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए जब भी कभी क्वेश्चंस में बोलेगा कि n इक्वल पार्टों में या 2 इक्वल पार्टों या 3 इक्वल पार्टों में भाग का इक्वली कट कर दिया तो उसका एक और उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो उसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R/n² आंसर इसका लिखेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये R/n²। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है जो अभी पिछला क्वेश्चन करवाया सेम टू सेम है। If a uniform wire of resistance 16 ohm is cut into 4 equal parts and attached in a parallel combination, the equivalent resistance is। बोल रहा है कि एक तार लीजिए, उसको जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 16 ओम और इसको 4 भागों में कट कर देना है। तो अभी बताया कि एक भाग का होता है, सॉरी 2 भाग अगर कट करेंगे तो R/2, इसको 4 भाग में कट करना है तो 4 भाग में, और रेसिस्टेंस 16 ओम दिया तो 16/4 16/4 अगर लिखेंगे बच्चों तो 16/4 मतलब 4, तो एक आया 4। अब इसको फिर से पैरेलल कनेक्ट कर दिए तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4/4 तो कितना आ जाएगा 4/4 Req हो जाएगा 4/4 तो कट जाएगा 1। या तो इसको इस फॉर्मूला से बना के देख लीजिए बच्चों, R/n², अभी जो बताया R/n², R इक्विवेलेंट। R जो है 16 है और n जो है 4 बोल रहा है कि 4 भागों में कट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 16/16 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो रेसिस्टेंस आपका आ जाएगा 1। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड when the temperature of a conductor is very low, very high, varying, constant। तो बच्चों टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर का जब ओम्स लॉ को हम लोग लगाते हैं तो उस समय होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ में पढ़े होंगे बच्चों, इसलिए जानते होंगे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कांस्टेंट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है वाई इज व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस जो मेजर करता है व्हीटस्टोन ब्रिज को वो ज़्यादा एक्यूरेट करता है दूसरे मेजरिंग डिवाइस से। तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मेथड लगता है नल मेथड इसको बोलते हैं। इट इज़ नल मेथड, नल पॉइंट पे काम करता है। नॉट इट इज़ बेस्ड ऑन किरचॉफ, गलत। इट इज़ फॉर रेसिस्टेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व, ये सबसे कोई मतलब। इसका जो मेथड है वो इसको बोलते हैं इट इज़ नल मेथड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों वो कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, क्योंकि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
कोई भी कंडक्टर पे, उसमें जो ड्रिफ्टिंग होता है बहुत फास्ट वे में होना चालू हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन। लूप रूल किस पे बेस्ड है? तो एनर्जी पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, क्योंकि किरचॉफ्स लूप रूल, जिसको सेकेंड रूल भी बोलते हैं किरचॉफ्स का, वो कहता है कि जो टोटल ईएमएफ का सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये इसका सम बताता है, ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या बताता है? 0। तो इसका सम 0 होगा, मतलब क्यों? इसका सम जब 0 होगा तो मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज dW/dQ आपका 0 हो जाएगा। और dW/dQ 0 होने का मतलब हुआ कि वर्क डन को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसलिए एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या होगा? द करेंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस इज सेम, द वोल्टेज थ्रू द ईच रेसिस्टेंस सेम, नाइदर करेंट नॉर वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, बोथ करेंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रे। तो यहाँ पे आप लोग को जानना चाहिए ईच रेसिस्टेंस क्या होगा? द करेंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, करेंट थ्रू जो होगा ईच रेसिस्टेंस का वो सेम होता है कि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस करंट होता है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस वो सेम फ्लो होता है, पैरेलल में अलग अलग बट जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट ये होगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट ऑप्शन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस घटता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, आर इक्विवेलेंट। तो घटने से क्या होगा? मोर इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 18 का बी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोला रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीट। तो एलॉय मैग्नेट का रेसिस्टिविटी क्या होता है? इसका इंडिपेंडेंट होता है ये टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ये चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर, इट्स मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों VD बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है इतना 4.2 इंटू 10⁻4 और इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व भागा लगा दो, 4.2 बट्टा 2.1 गुने 10⁻⁻4 है बट्टा 10⁻⁻10। तो 21 दूना 42 2 आ जाएगा और 10⁻⁻4 ऊपर होगा, 10⁻10 नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 2 गुने 10 का पावर आपका 6 हो जाएगा बच्चों। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय हिंद।